नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं हिमालय, हम पढ़ चुके हैं मैदान, हमने पढ़ा अरावली को, हमने पढ़ा विंध्य को। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, अगर प्रायद्वीपीय पठार हमको पढ़ना है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर हम देखें अपनी सुविधा के लिए इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो उच्च भूमि पठार, जिसे बोलते हैं मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। दूसरा हम देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, इसे हम बोल सकते हैं दक्षिण के पठार, दक्षिण के पठार। और तीसरा हम बोल सकते हैं पूर्व के पठार, ठीक है। अब ये क्या क्या है इसको देख लीजिए एक बार मैप पे। अगर हम देखें कि ये हमारी क्या है, ये आपकी, अगर मान लें अरावली है, इसके बाद ये आपकी विंध्य है, ठीक है, ये कैमूर है, यहाँ पे कहीं पन्ना है, यहाँ पे आपको जो दूसरी पर्वत श्रेणी है पारसनाथ और सोनपरा, ठीक है। अगर हम सिर्फ देखें इसमें तो देखिए, जो आपको मालवा का पठार मिलेगा वो आपको मिलेगा ये वाला एरिया। ये क्या है आपका? मालवा का पठार। क्लियर है? ये क्या है? मालवा का पठार। इसके बाद जो ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला, ये आपका जो है दक्कन का पठार है। और इसके बाद जो ये आपके यहाँ पे मिलेंगे, ये सब जो है सारे पूरब के पठार हैं। तो अभी हम क्या फोकस करना है? अभी हम पढ़ने वाले हैं उच्च भूमि के पठार, यानी कि मालवा का पठार। देखिए, पहले देखिए मालवा का पठार कितने हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें देखिए, अगर देखिए ये क्या है? अरावली है, राजस्थान आपका यहाँ तक कहीं है, तो ये राजस्थान के पास ये वाला जो एरिया है, ये इसे बोलते हैं मेवाड़ का पठार। ये क्या है? ये है मेवाड़ का पठार। इसके बाद देखिए जो ये वाला एरिया है, ये वाला है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस जगह पे, ये आपको यहाँ पे मिलेगा आपको विंध्य का पठार। ये क्या है? ये आपका है विंध्य का पठार, विंध्य का पठार, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये जो मालवा का पठार है कितने हिस्सों में बटा हुआ है। बीच में आपको ये मिलेगा मालवा, ठीक है, ये आपको मिलेगा बुंदेलखंड, इधर मिलेगा विंध्य। अच्छा, ये कहाँ कहाँ वो देख लीजिए एक बार। अगर हम बात करते हैं मालवा की, तो मालवा, इसको जो है हटा दीजिए, इसको नहीं देखना हमें, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ऊपर वाला भी। अगर हम मालवा की बात करें, इससे विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखिए मालवा का जो है विस्तार, मालवा, इसका 85% ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो मेवाड़ है, ये कहाँ मिलेगा? मेवाड़ आपको मिलेगा राजस्थान में। ऐसे अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश। और अगर बात करें विंध्य की, तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो ये पठार हमारे हैं, ये कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं जिलों की, तो वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी, देखिए ये जो है, ये कहाँ कहाँ है? ये जो है आपको मिलेगा, ये यूपी की, इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? ललितपुर, बात कर रहे हैं हम सिर्फ यूपी की बात, तो इसमें ललितपुर आपको मिलेगा, इस पे आपको झांसी मिलेगा, इस पे आपको जालौन मिलेगा, इस पे आपको मिलेगा हमीरपुर, और इसमें मिलेगा बांदा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार हमारे उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा एरिया है? ठीक है, ये आपका जो ये चंबल नदी का जो एरिया है, ये वाला एरिया
आपको बुंदेलखंड का मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मेवाड़ का पठार कहाँ है, ये जो बनास नदी आपको यहाँ पे निकली हुई है, किसकी, जो इसकी सहायक नदी है चंबल की, बनास नदी का जो क्षेत्र है वो उसमें क्या है, मेवाड़ का पठार है। और मालवा कहाँ है, पूरी चंबल का जो वो है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें नदियों के हिसाब से, तो ये बनास नदी का क्षेत्र, मेवाड़ का पठार, 5 जिले मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा। ठीक है, यहाँ पे बुंदेलखंड गए। ऐसे ही यहाँ पे ये इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इसका वो है। अगर हम बात करते हैं आगे, देख इसमें क्या है कि किस टाइप की मिट्टी है, कौन कौन सी नदी तंत्र है इसमें, वो सब एक बार देख लेते हैं। एक बार इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये क्या है आपका मालवा है। ठीक है, अगर हम इसको मालवा मान लेते हैं तो इसमें अगर देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी अरावली। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा बिंद। ठीक है, तो इसमें किस तरह की नदियां हैं वो एक बार देख लीजिए, कौन कौन सी नदियां हैं वो देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ढाल कैसा है, इसमें मिट्टी कैसी, इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं, वो हम सारी जो है डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहले एक बार जो है आप देख लीजिए नदी कौन कौन सी है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक नदी निकलती है बिंध्य से चंबल। ठीक है, ये किसमें मिलती है, ये मिल जाती है जमुना में। यहाँ पे है गंगा। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये आपकी गंगा है, ये आपकी यमुना है, या जमुना लिख दीजिए, जो लिखना चाहे लिख ले। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी ये चंबल है, ये आपकी चंबल है। इधर से एक नदी आपको निकलती है बनास, बताया था, बनास आके इसी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, बनास। ठीक है, इसके बाद कई बार पूछता है कि इसकी जो है सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वो कहाँ पे, इसी मालवा के पठार पे हैं, इसलिए उसको अपने नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगी, ये कहाँ से निकली है, इसी बिंदु से निकली है, ये आपकी यहाँ इधर लिख लीजिए, ये चंबल है। ये आपकी है छिप्रा। इसके बाद एक नदी आपको यहाँ पे और मिलेगी, इसका नाम है आपका काली सिंध, काली सिंध। इसके बाद एक नदी आपको और मिलेगी, इसको बोलते हैं पार्वती। ठीक है, यानी कि छिप्रा, काली सिंध और पार्वती और बनास, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये हैं चंबल की। इसके बाद आपको यहाँ इसी जो है देखिए, यहीं से मिलेगी आपको बेतवा, जो कहाँ जाके मिली है, ये जो है सीधा जो है जमुना में जाके मिल गई है। ठीक है, यमुना में। ये इसका चंबल का की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये है आपकी बेतवा। ये किस में मिल गई है, जमुना में। यहीं पे एक नदी और निकलेगी इसी पहाड़ी से, विंध्य की, और ये जाके इसमें से मिल जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं धासन। इस नदी का क्या नाम है, धासन। इसके बाद हम सबको पता है कि इसके आगे एक पहाड़ी है जिसके बोलते हैं कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी से आपको निकलेगी एक नदी, ये जाएगी सीधा इसमें जमुना में, इसको बोलते हैं केन। ठीक है, इसके बाद एक पहाड़ी यहाँ पे और है, वो किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का, उसे बोलते हैं मैकाल, इसके बोलते हैं मैकाल। यहाँ से एक नदी निकलेगी, इसे सोन नदी है, और सीधा जाके गंगा में। देखिए ये क्या है, मान ले अगर इसको मान ले प्रयागराज है, तो ये पटना है। ठीक है, और ये कौन सी नदी है, ये है गंगा। कहाँ जाके मिल गई, पटना में। तो इस तरह से जो है अगर हम देखें मालवा के पठार पे, तो मालवा के पठार पे चाहे उसमें बुंदेलखंड हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे बिंद हो, उसमें कौन कौन सी नदियाँ, उसमें बनास है आपकी। ठीक है, उस पर आपकी छिप्रा है, काली है, काली सिंध, पार्वती है, बेतवा है, धासन है और केन है। तो कुछ हिस्सा देखिए, केन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो है कुछ ऐसे मिलेगा आपको पठार। ठीक है, इस केन भी इसी पठार से होके बहती है। अब एक बार देख लीजिए पठार की स्थिति कैसी है, इसका ढाल कैसा है। अगर हम बात करते हैं इसके ढाल की, तो इसका ढाल बहुत तीव्र है। कैसे है, इसका ढाल आपको मिलेगा 4 या कहें 3 से 5 मीटर पर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं मालवा की, तो मालवा का ढाल कुछ ऐसा है, यानी कि अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो 1 किलोमीटर के अंदर 3 से लेकर 5 मीटर तक आप गहराई में
पहुंच जाएंगे। ठीक है, किधर ढाल है? ये गंगा के मैदान की तरफ इसका ढाल है। इसीलिए जो नदियां यहाँ से निकलती हैं विंध्य से या ये वाली, ये काफ़ी तीव्र ढाल में बहती हुई जाके जमुना से मिल जाती हैं। जमुना किस में है? वो गंगा के मैदान में है, तो वहाँ पे ढाल कम है। लेकिन जमुना तक जो है आपका जो ये, चाहे उसमें बेतवा हो, चाहे उसमें आपके केन हो, या फिर आपकी जो है चंबल हो, ये तीव्र ढाल से जो है जाते हुए जाके यमुना में मिल जाती हैं या गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें ढाल की ये स्थिति है। अच्छा, इससे क्या होता है, एक चीज़ और आपको जो है समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि ये एरिया जहाँ पे बुंदेलखंड हमारा ये आपका इटावा है, या फिर जो चंबल का जो एरिया है, यहाँ पे आपको बीहड़ मिलते हैं। ठीक है, वो बीहड़ कैसे बनते हैं एक बार आप उसको देख लीजिए। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे एक ढाल अच्छे खासे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये जो है ये क्या है? मालवा है, और इसके बाद ये जो है गंगा का मैदान है। ठीक है, अगर हम इसको देखिए, ये मालवा है, तो अगर कोई नदी यहाँ से निकलती है तो ये तीव्र ढाल से बहते हुए जो है यहाँ जाएगी। ठीक है, यहाँ जाने, अगर आपको याद हो जब हम मैदान पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था भावर और तराई। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें कुछ होंगी रिपीट। कैसे? मान लीजिए जो ये नदियाँ हैं ये किसको काटेंगी? मिट्टी को काटेंगी। ठीक है, अपने साथ यहाँ पे लेके आएंगी, और वो कहाँ डालेंगी? वो डालेंगी इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे वो सारी मिट्टी डाल देंगी। ठीक है, और इसके बाद उसी मिट्टी में से कहीं से, मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी पड़ गई है, यहाँ से नदी आई है, तो यहीं पे पूरी ऐसे फैल जाएगी, जो इसकी धारा है वो ऐसे फैल जाएगी। अभी जो नदियाँ हैं ये 12 महीने जो है नहीं बहती हैं। ठीक है, जब बारिश अच्छी खासी हुई या फिर जो बाकी कहीं से पानी मिल गया तो ये आती हैं। तो क्या करती हैं ये? हर मौसम में क्या करती हैं? ये अपना जो है मार्ग चेंज करती हैं। मान लीजिए इस बार इसने क्या किया, मिट्टी लाई और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसके बाद उसको धीरे धीरे काट लिया तो एक बीहड़ बन गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या किया, इसने अपना मार्ग चेंज कर लिया। ये नदी इधर से आई नहीं, ये नदी कहीं और निकल गई, या ये इधर से आ गई। तो ऐसे क्या हुआ कि यहाँ एक बीहड़ बन गया पूरा, और वही जो बीहड़ है उसे ही बोलते हैं चंबल का बीहड़, जहाँ डाकू रहते हैं। आपको पता होगा बुंदेलखंड एरिया इसके लिए जो है बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन गया बीहड़। अब हम बात करते हैं मिट्टी की, किसमें किस तरह की मिट्टी मिलती है, चाहे वो मालवा का पठार हो या दक्कन का पठार हो, उसमें मिट्टी कैसी है एक बार उसको देख लीजिए। देखिए, ये जो मालवा है या दक्कन है ये बने हैं बेसाल्ट से। अच्छा, बेसाल्ट कैसे है वो एक बार देख लीजिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो समुद्री प्लेट्स हैं, माने कि महासागरीय जो प्लेट्स हैं, वो किसकी बनी होती हैं? वो बनी होती है बेसाल्ट की। और जो महाद्वीपीय प्लेट्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? वो बनी होती है ग्रेनाइट से। अच्छा, बेसाल्ट जो है भारी होता है, और ग्रेनाइट क्या होता है? हल्का होता है। अब ये बेसाल्ट से कैसे बना वो आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। पहले जब कभी सूरज से टूटी होगी, ठीक है, तो गर्म थी और ये घूम भी रही थी। तो क्या हुआ, जब ये घूम रही थी धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने पे जो ऊपरी हिस्सा ये वाला ये ठंडा हो गया, तो ये क्या बन गया? ये क्रस्ट। इसके बाद यहाँ बीच में क्या बन गया? ये वाला हिस्सा ये बन गया आपका कोर। और एक देखो, साइंस कहता है कि जब भी कोई चीज़ घूमती है तो उसमें क्या होता है कि जो भारी चीज़ होता है वो कहाँ जाता है? वो सेंटर पे जाता है, और जो हल्का होता है वो कहाँ जाता है? वो बाहर जाता है। तो ये जो बाहरी हिस्सा इसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सियाल। ठीक है, सी आल। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीमा। सीमा, और इसे बोलते हैं नीफे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जो बाहरी परत है ये वाली, ठीक है, यहीं पे प्लेट्स हैं सारी। ठीक है, तो किसकी बनी होती है? ये ग्रेनाइट की। अच्छा, ग्रेनाइट हल्का क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये सियाल से बना होता है। सियाल क्या है? सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हल्की होती हैं। एल्युमिनियम काफ़ी हल्का खनिज है, सिलिका थोड़ा सा भारी है लेकिन पोरस होती है, यानी कि इसके बीच काफ़ी गैप होता है, मतलब सिलिका के बीच में काफ़ी गैप होता है, इसलिए क्या ही होती है?
तुलना में अगर इसको देखा जाए तो इससे जो है ये हल्की होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं बीच वाले भाग की, तो इसमें भी सिलिका होती है और मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और बीच में क्या है? निकेल प्लस आयरन। अब एक बार समझ लीजिए कि ग्रेनाइट क्यों हल्का है, बेसाल्ट क्यों भारी है। देखिए ये जो ग्रेनाइट है ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब घूम रहे तो यहाँ पे क्या हुआ? हल्का भाग बाहर आ गया। इसके बाद जो बीच में है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको मिलेगा ये सीमा में क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। ये अगर देखा जाए तो इसके अपेक्षाकृत ये जो है भारी होगा, और इसके अपेक्षाकृत जो बीच वाला सेंटर है जो ये जहाँ पे निकेल और आयरन है ये उससे भारी होगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जो सिलिका और मैग्नीशियम ही है, इसमें आपको आयरन भी मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको आयरन भी मिलेगा, इसमें आपको पोटासियम मतलब मिलेगा। यहाँ पे जैसे देखें जो ये वाला एरिया यहाँ पे क्या मिलेगा? आयरन थोड़ा बहुत मिलेगा। फिर जैसे आप इधर जाएंगे तो उसमें आयरन जो है कम होता जाएगा, तो इधर ये जिससे आगे जाएंगे तो ये हल्का होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई देखते हैं कि अगर मान लीजिए कैसे बना था, हम सब जानते हैं कि मालवा का पठार हो चाहे दक्कन का पठार हो, किससे कैसे बनता है? यहाँ पे कभी जो है जो ये थ्रस्ट था या यहाँ पे कभी लावा फटा था, तो नीचे से मैग्मा निकला था और मैग्मा इस पूरे एरिया पे फैल गया था। उसी से क्या हुआ? यहाँ पे एक लेयर बन गई जिसे हम बोलते हैं बेसाल्ट, ठीक है। अब बेसाल्ट अगर देखिए मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई लावा निकल रहा है इस जगह से, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है और फिर यहाँ पूरा फैल जा रहा है, तो कैसा लावा होगा? उसमें किस तरह खनिज होंगे? उसमें सिलिका होगा, उसमें मैग्नीशियम होगा, उसमें आयरन होगा, यानी कि भारी तत्व होंगे, ठीक है। इसमें सिलिका कम होता है। अच्छा, सिलिका कम इससे कैसे जानेंगे? एक बार उसको देख लीजिए। देखिए मिट्टी जो है दो तरह की होती है, या कहें चट्टानें दो तरह के होते हैं। क्या कौन कौन सी? एक तो होती है अम्ली, ठीक है, दूसरी होती है क्षारीय। इसको आप जो है गौर से जो है ध्यान देना इसमें, ठीक है। अगर किसी में सिलिका 55% से ज़्यादा है, ठीक है, तो कैसी मिट्टी होगी या कैसी चट्टान होगी? वो होगी अम्ली, ठीक है। और अगर किसी में सिलिका 45% से कम है तो कैसी होगी? क्षारीय। अच्छा, ये कैसे हो गया? देखिए अगर आपको पता हो तो पानी दो तरह का होता है, बल्कि तीन तरह का। एक होता अम्ली, एक होता क्षारीय और एक होता है न्यूट्रल। अगर पानी का पीएच, ठीक है, पीएच अगर 7 से कम है तो कैसा होगा? वो होगा अम्ली। अगर 7 है तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक ऐसे इस पे क्या डिसाइड करता है? सिलिका। अगर सिलिका 55% से ऊपर है तो कैसी मिट्टी होगी? अम्लीय होगी। अगर कम है तो कैसी होगी? क्षारीय होगी। और अगर कम है, उसमें सिलिका कम है, तो उसमें पोरस यानी कि उसमें जो छिद्र हैं ये पोरस भाग काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो अगर पोरस भाग कम होगा और ऊपर से उसमें मैग्नीशियम और आयरन जैसे तत्व खनिज होंगे तो कैसा होगा? वो भारी होगा। और यही क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। इसी को क्या बोलते हैं? बेसाल्ट, ठीक है। तो अगर हम देखें इससे हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे जो मैग्मा है वो कैसा था? वो बेसाल्ट था। और यही बेसाल्ट जब कुछ करोड़ वर्षों बाद जब वो कटा फटा, उसमें घिसा, इसके बाद वो जो है कैसे बन गया? मिट्टी की तरह बन गया। तो उससे कौन सी मिट्टी बनी? उससे मिली काली मिट्टी बन गई। इसीलिए जैसे देखिए पूरा मालवा का हिस्सा, ये दक्कन का पार्ट जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, यहाँ पे क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसाल्ट यहीं फैला था, तो यहाँ पे कैसी मिट्टी मिलती है? यहाँ पे मिलती है काली मिट्टी। अच्छी से इसमें जो है एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है। कई बार सवाल आता है कि अच्छा यहाँ पे जो है काली मिट्टी मिलती है, समझ में आता है, ठीक है। और ये अरावली पर्वत के इधर है, सॉरी पूर्व की साइड पे है। देखिए इधर तो बारिश होती नहीं, इधर बारिश कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। लेकिन इस एरिया पे जो पूरा मालवा का हिस्सा है, यहाँ पे बारिश लगभग 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सेम यहाँ पर भी होता है। ये अरावली है,
यहाँ पे तो आपको 200 से लेकर अरावली की जो है पश्चिम में 200 से लेकर 250 महाराष्ट्र के एरिया पे। अगर हम बात करें कर्नाटक और केरल में तो यहाँ पे 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। लेकिन अगर बात करते हैं इधर इस साइड पे तो इधर 100 से लेकर 150 के आसपास बारिश होती है। अगर देखा जाए तो बारिश अच्छी खासी है, बारिश यहाँ पर भी ठीक ठाक है, बारिश यहाँ पर भी ठीक ठाक है। लेकिन हम जानते हैं इन दोनों एरिया पे काफ़ी कम पानी मिलता है, यहाँ पे पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। अच्छा वो क्यों है वो आप समझ लीजिए, उसका आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि देखिए ये जो लावा बाहर निकला था उसमें क्या था, सिलिका था, मैग्नीशियम था और आयरन था। सिलिका काफी कम मात्रा में है, किससे 45 से कम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेसाल्ट। अब बेसाल्ट से जो मिट्टी बनती है वो क्या कैसे होती है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी में क्या होता है, ये जो है काफी भारी होती, भारी का मतलब इसमें बीच में रंध्र यानी होल नहीं होते। मान लीजिए मिट्टी का इसका जो घनत्व तो काफी भारी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर ये काली मिट्टी यहाँ पे है, ठीक है, ये काली मिट्टी, तो इसमें अगर बारिश ऊपर से होती है, ठीक है, बारिश ऊपर से अगर होती भी है तो ये पानी जो है यहाँ भर जाएगा, लेकिन नीचे जो है नहीं जा पाता, इसको पार नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये पानी यहाँ पे आपको भूमिगत जल काफी कम मिलेगा। अच्छी बारिश होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे भूमिगत जल ना के बराबर मिलेगा। इसीलिए इन सब एरिया पे जो है हमेशा दिक्कत बनी रहती है भूमिगत पानी की, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि अगर कहीं पर भी काली मिट्टी आपको मिलती है तो आप एक बात जो है जान लीजिए कि वहाँ पे भूमिगत जल काफी कम मात्रा में मिलेगा। उसका कारण ये है कि देखिए जो पानी हम अगर निकालते हैं, निकालने के बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर भी कैसी सिल्का टाइप इस तरह की मिट्टी है, अम्लीय है या सिल्का जिसे हम बोलते हैं गांव में सिगवा मिट्टी, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे हम पानी निकाले, ठीक है, ट्यूबवेल से निकाले या हैंड पाइप से निकाले या नल से निकाले, तो इसके साथ साथ जैसे बारिश होती है वो क्या होता है, वो साथ के साथ पानी रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिट्टी बीच में ऐसी मिल जाए कठोर मिट्टी जिससे पानी आर पार नहीं जा पाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पानी तो जो उसमें था निकाल लिया, लेकिन वो पानी दोबारा रिचार्ज नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे पानी की काफ़ी मात्रा में कमी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। बारिश ठीक ठाक से होती है तो देखिए आप हम सब जानते हैं काली मिट्टी में किस तरह फसलें होती हैं। सर देखिए कपास वपास आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी, तो अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं। यहाँ पे आपको होगा कपास, यहाँ पे तिलहन, दलहन, गन्ना, ठीक है। इस तरह से नगदी फसलें होती हैं, मतलब वो सारी फसलें यहाँ पे होंगी जो काली मिट्टी में अच्छी खासी होती हैं, ठीक है। तो इस रस्म में क्या देख लिया, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं इसमें कौन कौन से खनिज हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले, हाँ तो एक बार लिख लीजिए इसको, मालवा का पठार, मालवा का पठार में मिलने वाले खनिज, ठीक है, खनिज। यहाँ पे आपको भारी मात्रा में आयरन मिलेगा, आयरन, अभ्रक, चांदी, तांबा, ठीक है, ये आपके जो है मिलेंगे खनिज। धात्विक और अधात्विक में, अधात्विक में यहाँ पे आपको मिलेगा चूना पत्थर, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा बलुआ पत्थर, ठीक है, और कुछ जो है संगमरमर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह हमने क्या देख लिया, मालवा का, यानी कि देखें कि अरावली और विंध्य के बीच में जो उच्च भूमि है यानी मालवा का पठार, तो आज हमने क्या पढ़ लिया, मालवा का पठार, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पूर्व के, पूर्व में क्या क्या आएगा आपका, बघेलखंड, इसके बाद आपका छोटा नागपुर है, इसके बाद बस्तर का है, इसे दंडकारण्य बोलते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन नमस्कार से पहले एक बात आपसे फिर से बोलूँगा, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।